एप्पल की सेल्स इंडिया में ईयर ऑन ईयर बढ़ती ही जा रही है। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो इससे क्लियरली पता चलता है कि 2020 के मुकाबले 2021 में ऑलमोस्ट ट्वाइस सेल्स हो रखी है एप्पल के प्रोडक्ट्स की, और 2022 में भी ये माना जाता है कि एप्पल और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचेगा पिछले साल से। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? तो मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं विकीटेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे एप्पल के प्लान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ना वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्केट है, इसलिए एप्पल ही नहीं कोई भी कंपनी इंडिया को तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि छूना नहीं चाहेगी अपने प्रोडक्ट के साथ में, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ही इतनी है, यूज़र बेस ही इतना बड़ा है कि कोई भी कंपनी इसे ना चाहते हुए भी अवॉइड नहीं कर सकती है। लेकिन ये बात आज की नहीं है, 2016 से ही इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बन चुका था। लेकिन उस टाइम पे एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा बिकते नहीं थे, क्योंकि एप्पल उस टाइम पे एक्सक्लूसिवली लग्जूरियस प्रोडक्ट में ही आता था। खैर आज भी महंगा है, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा था। इसके अलावा एक और रीज़न ये भी है कि तब एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता था, तो अगर उसे इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया में किसी भी चीज़ को तो इसके ऊपर बहुत भारी टैक्स लगता था और एट द एंड ऑफ द डे वो कंज्यूमर को ही बेयर करना पड़ता था। लेकिन टिम कुक को ये 2016 में बात चमकी कि जब शाओमी जैसे ब्रांड्स इतने ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो यहाँ आए, इंडिया में मोदी जी से मिले, उसके बाद में कई सारी मीटिंग्स की और तब से उनके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। और अब एक वो दिन है और आज का दिन जिसके चलते एप्पल की ईयर ऑन ईयर सेल बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ कि रातों रात लोग इतने दीवाने हो गए एप्पल के? इसके कई रीज़न हैं, एक एक करके सारे जानते हैं। एप्पल आज की डेट में जितने भी डोमेस्टिक मार्केट में फ़ोन्स बेचता है ना, उसके 70% वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करता है, जिसके चलते उसको दो फायदे होते हैं। पहला, उसको क्योंकि इंपोर्ट नहीं करना पड़ता तो उसके चलते उसे भारी टैक्स भी नहीं देना पड़ता और इसी के चलते कंज्यूमर को भी वो कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। दूसरा, क्योंकि वो यहीं पे मैन्युफैक्चर होता है तो इसके चलते एप्पल उन प्रोडक्ट्स पे ना बहुत ज़्यादा लेवल पे आपको डिस्काउंट भी दे पाता है, जिसके चलते एंड ऑफ द डे आपको कंपैरेटिवली आईफोन्स या एप्पल के प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। एप्पल ने ये सोचा कि हम आईफोन SE से शुरू करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई इसे पूछता तक नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर सक्सेसफुल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फेल भी हो गया तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो उन्होंने 2017 में SE को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। लेकिन बात ये हुई कि एप्पल के हर कोई दीवाना था, आपको भी ये बात तो पता ही है। तो इसी के चलते SE बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और इसी के चलते आज की डेट में एप्पल के जितने भी नॉन प्रो वेरिएंट्स वाले फ़ोन हैं वो सारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। और रूमर तो ये भी है कि एट द टाइम ऑफ शूटिंग अभी तक आईफोन 14 लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जब भी ये लॉन्च होगा तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग इवन प्रो वेरिएंट्स की भी इंडिया में ही होने वाली है। लेकिन ये तो बस एक रूमर है, टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन जो एक्चुअल में एप्पल के लिए फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्होंने भी अपनी इंडिया में फैसिलिटी 75% से एक्सपांड कर दी है। नहीं, इवन 2020 में टिम कुक ने ये भी कहा था कि हमारे पास हर किसी के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट है ही। एंट्री लेवल के लिए आईफोन SE और जो प्रो यूजर्स है उनके लिए प्रो सीरीज के भी फ़ोन है। और इसी के चलते उन्होंने अपने एप्पल की लाइनअप को पूरी इंडिया के लिए इसी एक लाइन से जस्टिफाई भी कर दिया था। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? आईफोन SE 2020 वाला वर्जन बहुत ज़्यादा बिका, बल्कि उसकी बैटरी बहुत घटिया थी, लेकिन फिर भी वो बहुत बिका। इसका रीज़न यही है कि एप्पल के हर कोई दीवाने हैं और एप्पल प्रोडक्ट जैसे ही आपको एंट्री लेवल पे भी मिल जाएगा तो आप उसे खरीदोगे। लेकिन इसके पीछे की प्लानिंग ये है कि एक बार आप एप्पल के इकोसिस्टम में घुस गए तो उससे बाहर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एप्पल की कंपैटिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है दूसरे डिवाइसेस के साथ। तो इसी के चलते आप एक के बाद एक एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते जाते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जब आप अपना नेक्स्ट फ़ोन या नेक्स्ट कोई भी गैजेट लोगे तो यही सोच के लोगे ना कि आपका इकोसिस्टम वो सपोर्ट करे उस डिवाइस को, तो आप फिर वापस से एप्पल के ही प्रोडक्ट्स लेते हो और इसी के चलते आप एप्पल इकोसिस्टम में बंद जाते हो। ये तो था एक रीज़न, लेकिन यही सिर्फ एक रीज़न नहीं है। दूसरा रीज़न है ऑनलाइन स्टोर। अब आप सोचोगे कि ऑनलाइन स्टोर से क्या ही होगा, लेकिन ऑनलाइन स्टोर से आती है ऑथेंटिसिटी और विश्वास। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एप्पल की ऑफिशियल स्टोर से, ऑनलाइन स्टोर से जाके कोई भी प्रोडक्ट मंगाओगे तो आपको इतना तो पता ही है कि आपको ओरिजिनल आईफोन ही मिलेगा, या तो फिर वर्स्ट टू वर्स्ट आपको कोई साबुन की टिक्की, टाइड या रिन जैसे बार नहीं मिलेंगे। यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन इसके अलावा भी एक और रीज़न है, वो है टेक सपोर्ट।
देखो, जब तक ऑनलाइन स्टोर नहीं खुला था ना, तो उसके पहले जितनी भी एप्पल प्रोडक्ट्स की सर्विसेज होती थी वो एप्पल थर्ड पार्टी को देता था, और इनकी सर्विसेज इतनी घटिया थी कि मतलब पूछो ही नहीं। ट्विटर पे हंगामा भी हो गया था, लोग एप्पल को अलग अलग तरीके से टैग करने लगे थे, यहाँ तक कि लोग टिम कुक को ही टैग करने लग गए थे कि आके हमारा फोन रिपेयर कर दो। जब ये सब हो रहा था तो एप्पल ने आके एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही खतरनाक भी बोल सकते हो रिप्लाई दिया कि ये जो भी थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर या ऑथराइज सर्विस पार्टनर्स है, इन्हें एप्पल ओन नहीं करता है। तो इसके चलते ये जो सर्विस पार्टनर्स है यही डिसाइड करते हैं कि आपके सर्विस चार्जेस क्या होंगे, कंपोनेंट का क्या कॉस्ट होगा और किस तरह की सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ये पॉलिसी भी, ये सब चीज़ें एप्पल डिटरमाइन नहीं करता है, ये थर्ड पार्टी ऑथराइज सेंटर ही डिटरमाइन करते हैं, और इसमें एप्पल बिल्कुल भी लायबल नहीं है, जिसके चलते और बड़ा हंगामा हो गया। लेकिन क्योंकि अब ऑनलाइन स्टोर खुल चुका है, इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन आपकी सर्विस प्रोवाइडर्स भी आ चुके हैं, जिसके चलते आपको ये तो पक्का यकीन है कि अगर मान लो आपका कल के दिन आईफोन खराब होता भी है या एप्पल प्रोडक्ट भी खराब होता है तो आप ऑथेंटिक पार्ट्स ही मिलेंगे। इसके अलावा एप्पल ही आपको प्रोवाइड करके देगा सारी चीजें। हाँ, कॉस्ट तब भी हाई थी, आज भी हाई ही रहेगी, लेकिन एटलीस्ट इन दिस केस आपका फोन या आपका प्रोडक्ट रिपेयर तो होगा ही, या फिर अगर रिपेयर नहीं भी होता है तो आपको एक्चुअल में रीजन या वैलिड आंसर तो मिलेगा कि किस वजह से आपका प्रोडक्ट खराब हुआ है। तो ये भी चीज इस ऑनलाइन स्टोर खोलने से आई है, जिसके चलते लोगों ने और प्रोडक्ट एप्पल के बाय करना शुरू कर दिया है। देखो, एप्पल एज अ प्रोडक्ट तो आपको पसंद है ही, तो हो सकता है आपको एप्पल एज अ कंपनी भी पसंद होगी। तो अगर आपको एप्पल के शेयर्स लेने हो तो वो इंडिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि एप्पल यूएस में लिस्टेड है, और यूएस में पहले के टाइम में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, जैसे आपको बैंक में जाना पड़ता था, उसके बाद भी कई सारे चार्जेस देने पड़ते थे, तब जाके आप यूएस में स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी शुरू कर पाते थे। लेकिन अब आ गया है इंड मनी, जिसके अंदर 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, 0 कमीशन है, और यहाँ पे आपको मिलता है बेस्ट कन्वर्जन रेट INR टू डॉलर का, और यहाँ पे आप 500 रुपीज से भी यूएस में स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि यूएस में आप फ्रैक्शनल शेयर भी खरीद सकते हो, मतलब आपको एप्पल का जो करंट प्राइस है वो आपको एग्जैक्टली एक शेयर नहीं खरीदना है, आप उसका 1/10 या 100 शेयर भी खरीद सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करना है, या फिर आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा ये कोड। आपको जब भी आप यूएस स्टॉक अकाउंट ओपन करोगे तो आप जैसे ही पहली बार अपने पैसे ट्रांसफर करोगे तो आपको मेरी तरफ से मिलेगा 1000 रुपए का एप्पल का शेयर। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए और उस लिंक को चेकआउट जरूर करना। अब चलते हैं तीसरे रीजन की तरफ। देखो, 2020 में कोविड आया, जिसके चलते लॉकडाउन शुरू हो गया, और इसी के चलते हम गैजेट्स और ज्यादा बाय करने लग गए, जैसे लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया और कई सारी चीजें। लेकिन इन सब में एप्पल की किस्मत इतनी चमकी कि वो उसी साल लेके आया अपनी M1 कस्टम मेड चिप, और ये चिप इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि पूछो ही मत। ये एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा लेवल का परफॉर्मेंस दे रही थी, वो भी उस बजट रेंज में जहाँ पे और कोई इसका कंपटीटर था ही नहीं, और सब लोग हैरान हो गए कि आखिरकार एप्पल ने किया कैसे। देखो, इसमें एक गलती टेक इंडस्ट्री की ये भी है कि आपने कुछ टाइम से नोटिस किया होगा कि आपको ना सेम प्रोडक्ट्स पकड़ाए जा रहे हैं, बस नाम चेंज कर देते हैं और 2-3 चीजें इंटरचेंज करके आपको सेम चीज पकड़ा दी जाती है विद द प्राइस हाइक। लेकिन एप्पल के पास अब आ गया था एक्स फैक्टर, जिसके चलते वो और ज्यादा पॉपुलर होने लगा। M1 चिप यहाँ तक कि सिर्फ ऑन पेपर ही अच्छी नहीं थी, उसकी एक्चुअल में रियल लाइफ परफॉर्मेंस रियल यूजर को भी बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके चलते एक वेव शुरू हो गई। अब ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा दिखेगा, और ज्यादा दिखेगा तो मतलब और ज्यादा बिकेगा। देखो, मैकबुक पहले भी महंगे थे, आज भी महंगे हैं, लेकिन चीज क्या चेंज हुई है? चेंज एक्चुअल में हुआ है ये M1 का ही असर है। पहले आप किसी से भी पूछते थे और अगर आप उन्हें सजेस्ट करते थे कि भाई मैकबुक ले ले, तो वो एक ही चीज बोलते थे, मैं पागल है क्या, इतना महंगा कौन खरीदेगा। लेकिन M1 आने के बाद से क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है और क्योंकि इसके चर्चे बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, इसी के चलते M1 वाले मैकबुक्स बहुत ज़्यादा बिकने लगे। यहाँ तक कि ऑनलाइन स्टोर जैसे ही ओपन हुआ, मैकबुक की सेल 3 टाइम्स रॉकेट कर गई। और अब क्योंकि इतने सारे लोगों ने मैकबुक खरीद लिया है, तो इसके चलते एप्पल के प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली आम लगने लगे, और इसी के चलते लोग थोड़ा बहुत अपना बजट भी पुश करने लगे कि हम भी वो मैकबुक खरीद लेते हैं। और एप्पल की एट द एंड M1 वाली जो परफॉर्मेंस है वो फेक नहीं थी, वो एक्चुअल में आपको करीब करीब उतनी तो डिलीवर कर ही रहा है। तो प्रोडक्ट अच्छा है, उसके चर्चे भी अच्छे हैं, और क्योंकि एक्स फैक्टर भी मिला तो इसके चलते एप्पल की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब चलते हैं आखिरी रीजन की तरफ, जो है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को जाता है। वेल, इन्हीं के चलते तो एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा बिक रहे हैं।
देखो, एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि काफ़ी सस्ते हैं, ऑब्वियसली वो महंगे हैं। और इंडिया जैसी प्राइस रेंज में जहाँ पे 60-70,000 के ऊपर मेरे हिसाब से किसी भी इंसान को फ़ोन नहीं लेना चाहिए, या फिर कोई भी फ़ोन उस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करता है एक्चुअल में। और जैसे ही कोई भी फ़ोन की प्राइस 60-70,000 के ऊपर जाती है, 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन की रीच से वो बाहर हो जाता है। और प्रो सीरीज़ की शुरुआत ही इवन बेस मॉडल 1 लाख से ऊपर का बिकता है। इसी के चलते प्रो वेरिएंट्स इतने बिकते नहीं हैं। लेकिन अब आते हैं नॉन प्रो वेरिएंट्स पे। नॉन प्रो वेरिएंट्स की फेस्टिव सेल में प्राइस इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है कि लोग खरीदने पे मजबूर भी हो जाते हैं एक तरह से। बात करते हैं एग्जाम्पल से। 2020 में iPhone 12 लॉन्च होता है, उसी साल दिवाली भी आती है, और इस टाइम पे सेल पे एप्पल iPhone 11 की प्राइस ड्रॉप हो जाती है 50,000 पे। अब आप खुद सोचिए, जब 50,000 में एप्पल का प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एप्पल को एक लग्जरियस आइटम माना जाता है, और अगर उसकी प्राइस 50,000 पे आ गई तो ऑब्वियसली बात है लोग तो खरीदेंगे ही। इसके अलावा एक साइकोलॉजी का पार्ट ये भी है कि जो इंसान 30-40 हज़ार की बजट रेंज के साथ फ़ोन खरीदने वाला था, उसने देखा कि एप्पल अब 50,000 में मिल रहा है, तो काफ़ी लोगों ने 40,000 से अपना बजट एक्सटेंड करके 10,000 से आईफोन खरीदा है। जबकि उस आईफोन में हज़ारों दिक्कतें हैं, लेकिन एप्पल है तो उन्होंने जस्टिफाई कर दिया अपनी प्राइस को। ये जब सक्सेसफुल हुआ मार्केटिंग कैंपेन, तो इन्होंने सेम चीज़ अगले साल भी की। iPhone 13 लॉन्च होता है 2021 में। अब आती है बारी दिवाली की। दिवाली पे iPhone 12 की प्राइस फिर से इन्होंने ड्रॉप कर दी 50,000 पे, जिसके चलते वापस से कई सारे लोगों ने इसे जोरों शोरों से खरीदा है। अब आपने एक चीज़ ये भी नोटिस की होगी कि प्रो वेरिएंट्स पे ना इतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं देते, क्योंकि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर भी नहीं होते। इसके अलावा उसके ऊपर सिर्फ आपको बैंक ऑफर्स मिलेंगे, कभी भी सेल वगैरह में इतनी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और उससे अगर वो सस्ता भी कर देंगे तो भी वो 1 लाख के आसपास में ही बिकेगा, और तब भी वो बहुत सारे लोगों की रीच से बाहर का प्रोडक्ट होता है। इसलिए एप्पल उन पे सेल इतनी ज़्यादा देता ही नहीं है, या कभी आपको उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन दिखेगा ही नहीं इतना ज़्यादा। अब चल रहा है 2022, इस साल iPhone 14 लॉन्च होने वाला है सितंबर 7 को। अब इस साल भी दिवाली तो आएगी, तो ये कोई शॉकिंग बात नहीं होगी कि iPhone 13 की प्राइसेस वापस से मैसिवली ड्रॉप हो जाए दिवाली पे फेस्टिव सेल्स की वजह से, और इसके चलते ना iPhone 13 बहुत ज़्यादा बिके। तो इसमें एक छोटा सा रीज़न ना साइकोलॉजी का भी है। एप्पल के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप्ड होते हैं। एप्पल को इंडिया में मानो या ना मानो आज भी एक स्टेटस चीज़ देखी जाती है कि अगर किसी के पास आईफोन है, किसी की जेब से एप्पल का प्रोडक्ट निकल रहा है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है या रिच तो है ही, भले सामने वाले ने EMI पे क्यों ना खरीदा हो। खैर, इसके अलावा अगर आप खुद ही सोचिए, जिसने 2020 में iPhone 11 खरीदा होगा, वो दोस्तों के सामने उसे तो फ्लेक्स करेगा ही। इसके चलते बाकी लोग क्या सोचेंगे कि हमारे पास भी एप्पल के प्रोडक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट ईयर उसने जाके iPhone 12 खरीद लिया। इसके चलते अब ग्रुप में और जो बाकी लोग हैं, एक के पास iPhone 11 है, उसे ये लगेगा कि मेरे पास तो पुराना वाला मॉडल है, और जिनके पास iPhone नहीं है उन्हें लगेगा हमारे पास तो एप्पल के प्रोडक्ट ही नहीं है। तो इस साल भी जब सेल आएगी तो बाकी लोग ऑब्वियसली ये तो कोशिश करेंगे कि वो भी iPhone 13 खरीद पाएं। तो ये थोड़ा साइकोलॉजी का भी पार्ट है। अब इसमें एक ये रीज़न छोटा सा है कि सैमसंग की तरफ से भी उस साल ना कोई फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन नहीं आया जो एप्पल को हर प्राइस रेंज में टक्कर दे सके, जिसके चलते भी एप्पल के प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। मैं ये नहीं कह रहा कि सैमसंग आता तो एप्पल के प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बिकते, लेकिन कम से कम कुछ तो कंपटीशन होता ही। इसके अलावा अगर आप देखोगे फ्लैगशिप लेवल पे तो OnePlus को बहुत ज़्यादा लोग नहीं पूछ रहे आजकल। उसका रीज़न एक तो ये भी है कि उन्होंने कलर्स OS के साथ इंटीग्रेशन शुरू कर दिया था, और इसके अलावा उन्होंने अपना आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर भी हटा दिया था। इसके अलावा भी आप देखोगे तो OnePlus में काफ़ी सारे आजकल बग्स भी देखने मिलते हैं, और जो वो पहले फ्लैगशिप किलर के नाम से जाना जाता था, जितना प्राइस पॉइंट वो प्रोडक्ट लेके आता था, वो आजकल जो भी उसके प्रोडक्ट आ रहे हैं वो उस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और IndMoney आपको ज़रूर चेकआउट करना डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि YouTube एल्गोरिदम को भी लगे कि ये वीडियो अच्छा है और लोगों तक पहुंचाए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।